Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है Let's Crack UPSC CSE के चैनल के ऊपर। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस के अंदर NCERT के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे, उसी को ही आज के सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। बट एज ऑलवेज जो लोग स्टूडेंट्स नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत मेरे बारे में परिचय दे देता हूँ। पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर and have guided thousands and thousands of students when it comes to the subject of history and art and culture, which is the most important part for GS paper 1। और आप कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर कर दो पर हिस्ट्री को नहीं कर सकते, और वही मैं आपके लिए करना चाहूँगा कि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। और इसी के साथ मैं आपको कहूँगा कि आप लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के ऊपर अपनी यूपीएससी की तैयारी तो कर ही रहे हो, बट साथों साथ मैं आपको वेलकम करूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म एज वेल। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेरे अलावा इंडिया के टॉप मोस्ट 100 एजुकेटर्स है जो यूपीएससी सीएसई की तैयारी कराते हैं, जहां पे आपको डेली क्लासेस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, शेड्यूल्ड एकदम स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशंस के साथ साथ आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी सॉल्व किए जाएंगे और अनलिमिटेड टाइम से आप सेशंस को देख पाओगे। You can join the Unacademy Plus subscription course by using the code PNLive and you'll also get 10% discount। साथों साथ आपके लिए एडवांटेज ये होगा कि आप जैसे ही Unacademy Plus के ऊपर आओगे you will be able to watch all my lectures on the various topics of history that includes the ancient, modern, medieval, art and culture, post independence and I would say the world history। वर्ल्ड हिस्ट्री अभी यहाँ पे तो मैं आपको करा ही रहा हूँ एनसीईआरटी के अंदर, बट एनसीईआरटी के बाहर भी वर्ल्ड हिस्ट्री करना जरूरी है। वो वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग वहाँ पे करेंगे ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए। आपकी और हमारी जो तैयारी है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर हम लोग करने की कोशिश करेंगे और आपकी तैयारी के अंदर हम सहभागी बने, वो कार्य के साथ मैं आपको वेलकम करने की एक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। खैर, अनअकैडमी प्लस आपको पता ही होगा, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल पाएंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ये ऐप स्टोर के ऊपर से या प्ले स्टोर के ऊपर से भी हो जाएगी, और आपको अपना गोल चूज करना है यूपीएससी सीएसई को। ऑलवेज रिमेंबर टू चूज योर गोल एज यूपीएससी सीएसई। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो कोई और गोल को चूज कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे हमारे साथ। कोई और गोल में भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो यू कैन यूज द कोड PNLive, वो तो आपको 10% डिस्काउंट सब जगह देगा। बट PNLive यूज करने से यूपीएससी में आपके साथ एडवांटेज ये होगा कि आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट भी हो पाओगे और आपकी तैयारी मेरी तैयारी बहुत अच्छी तरह से इफेक्टिव वे के अंदर हो पाएगी। अब देखिए, अगर आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो अनअकैडमी ने एक नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन तो पहले भी दिया करता था, जो आपके लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड क्लास, शेड्यूल, ये सब मिलता था। इसके सिवा एक और नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसका नाम है अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एडवांटेज ये होता है कि आपको एक पर्सनल कोच अलॉट किया जाएगा बाय द अनअकैडमी टीम। तो एक मेंटर के रूप में मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक टीचर के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। इसके सिवा आपको डे टू डे ऑब्जर्व करने के लिए, डे टू डे मॉनिटरिंग करने के लिए, आपकी तैयारी में कहाँ कहाँ वीकनेसेस है, कहाँ पे आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, उसके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके आया है। 1 साल का और 2 साल के पैटर्न्स के अंदर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म की तैयारी के ही आपको हेल्पफुल हो पाएगा। तो जो स्टूडेंट्स 2022, 2021 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, 2023 के लिए भी कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं कहूंगा कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि 1 ईयर का 64,000 है। आफ्टर यूजिंग माई कोड PNLive आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा, 57,600 में कवर होगा। 2 ईयर्स का 89,100 रुपीज है आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप जब प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कैसे तैयारी की जा सकती है, हमको कोई पर्सनल गाइडेंस वाला मिलना चाहिए। तो पर्सनल गाइडेंस अनअकैडमी तरफ से ही आपको मिला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द पर्सनल कोच। इसके सिवा नॉर्मल आपका प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल ही है, जहाँ पे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड टाइम लेक्चर्स को देखना और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल कोर्सेज, जहाँ पे मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। आइकॉनिक में भी मैं तो जुड़ा ही रहूंगा क्योंकि कोर्सेज तो आप मेरे ही देखोगे लाइव क्लासेस के अंदर, तो आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। 44,000 इज द सब्सक्रिप्शन फीस एंड यू कैन यूज द रेफरल कोड 1 ईयर के लिए, तो 39,600 में कवर होगा। 2 ईयर्स का 64,000 है, रेफरल कोड 57,600 के बाद कवर हो जाएगा। इसके सिवा नया कोर्स मेरा एंशिएंट इंडिया के ऊपर आ रहा है। यू आर मोस्ट वेलकम टू वॉच दिस कोर्स ऑन एंशिएंट इंडिया, वहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी एडवांटेजेस होगा। इसके साथ साथ स्पेशल क्लासेस को भी आप अटेंड कर सकते हो, ये फ्री होते हैं, इसको भी आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एंशिएंट जो एनसीईआरटी हमने शुरू की थी, और एनसीईआरटी के अंदर स्टैंडर्ड 9th के एनसीईआरटी को हमने कवर कर रहे थे। स्टैंडर्ड 9th के एनसीईआरटी के अंदर हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पिछले क्लास के अंदर देखा था। अब अगर आप याद करोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था
कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर 3-4 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको जो पूछता है वो पूछता है व्हाई द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो रीजंस तो मैंने आपको बताए थे कि फ्रांस की क्रांति के पीछे क्या क्या रिस्पॉन्सिबल रीजंस थे, और हमने देखने की कोशिश की थी कि 14 जुलाई 1789 के दिन, कब 14 जुलाई 1789 के दिन जब फ्रांस के अंदर क्रांति होगी, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे। कुछ सोशल रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे, कुछ पॉलिटिकल रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे, कुछ इकोनॉमिक रीजंस थे, और कुछ अदर रीजंस भी हुआ करते थे। कुछ बाहर के कारण भी थे जिसके कारण ये क्रांति होती है। ये क्रांति मूलभूत रूप से एक ऐसी घटना और एक ऐसी व्यवस्था के सामने हुई जहां पे पब्लिक ने इनफैक्ट राजा के सामने विद्रोह कर दिया और राजा को कहा कि हम रिफॉर्म्स चाहते हैं, अगर आप रिफॉर्म्स नहीं दोगे तो आपकी पिटाई कर दी जाएगी। और इन दिस कंडीशंस वी सी कि फ्रांस में क्रांति हुई। ये क्रांति के बाद फ्रांस एक नए दौर से गुजरने की शुरुआत करेगा। ये जो नया दौर है, ये नए दौर के रूप में हमको देखने को मिलता है कि क्रांति तो हुई, क्रांति के बाद राजा को कंप्लीटली हटाया नहीं जाता है, राजा को कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जाएगा। क्रांति होने के बाद थोड़े समय तक हमको यही देखने को मिल रहा है, द किंग वाज स्टिल इन पावर, और फ्रांस के अंदर एक नया संविधान लिखाया जाता है। फ्रांस पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर कन्वर्ट होने के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1791-92 तक आते आते आपका फ्रांस रिपब्लिक बनेगा, और धीरे 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 नेपोलियन जैसे लीडर फ्रांस के अंदर उभर के आएंगे बाय द ईयर 1799। तो अभी हम लोग आज का जो सेशन है वहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे फ्रांस की क्रांति हुई, हमने देख लिया। फ्रांस की क्रांति के पीछे क्या क्या कारण थे वो भी देख लिए। आज हमको ये देखना है कि कौन सी घटनाएं जिम्मेदार थी जिसके कारण ये विद्रोह होता है, व्हाई द रिवॉल्ट विल टेक प्लेस। ठीक है, तो रिवॉल्ट होने का क्या क्या कारण था, उन सब पॉइंट्स को समझना जरूरी है। और रिवॉल्ट के कारण को अगर समझना जरूरी है तो हमको ये भी देखना है कि ये रिवॉल्ट के पीछे का बैकग्राउंड कैसे बनता है, हाउ द बैकग्राउंड ऑफ द रिवॉल्ट विल टेक प्लेस। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि रिवॉल्ट का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे, और रिवॉल्ट के बैकग्राउंड के साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस की क्रांति कैसे इमीडिएट इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थी, और 14 जुलाई के दिन ये घटनाएं क्यों होती है। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि 14 जुलाई के दिन हमने देखा था प्रीवियस क्लास के अंदर कि फ्रांस का जो राजा था, वो राजा का जो किला था, वो किले के ऊपर अटैक किया जाता है। किसके ऊपर किया जाता है? बेस्टाइल फोर्ट के ऊपर। याद आया कि नहीं है आपको? सो वी फाइंड द बेस्टाइल फोर्ट, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट था, इसके ऊपर अटैक किया जाता है। एंड व्हेन द बेस्टाइल फोर्ट वाज अटैक्ड, वी सी कि फ्रांस के राजा के सामने विद्रोह हो गया। अब देखिए, सवाल ये था कि 14 जुलाई के दिन कोई ऐसे ही मन में आ गया और पत्थरमारी करके फोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया? 14 जुलाई के पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, मैं कहूंगा कि देयर वर सर्टेन प्रीसीडिंग इवेंट्स। क्या समझ में आ रहा है? देयर वर सर्टेन प्रीसीडिंग इवेंट्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द 14 जुलाई इवेंट। 14 जुलाई के दिन जब फ्रांस की क्रांति का आगाज होता है, उसके कुछ घटनाएं रिस्पॉन्सिबल थी। अगर कुछ घटनाओं को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो ही हमको समझ में आएगा कि फ्रांस के अंदर विद्रोह क्यों होता है इस दिन। समझे कि नहीं समझे? तो आज हम लोग देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई और फ्रांस क्रांति के बाद कैसे आगे प्रगति करता है, हाउ द फ्रेंच विल बी प्रोग्रेसिंग आफ्टर द रिवॉल्ट। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि फ्रांस की क्रांति एक इवेंट के रूप में ना देखते हुए हमको एक प्रोसेस के रूप में उसको समझना जरूरी है। और ये प्रोसेस को हम लोग तभी देख पाएंगे कि फ्रांस के अंदर जब क्रांति होती है, तो ये प्रोसेस के तहत हमको यही देखने को मिला कि राजाशाही हट के जब संवैधानिक मोनार्की की शुरुआत होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो ये कैसे हुई। ये 1-2 साल तक फ्रांस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे फ्रांस की पब्लिक ने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी अपने पब्लिक को और पूरी दुनिया को देने की कोशिश की है। ये सब पॉइंट्स के ऊपर हमको चर्चा करनी है और डिस्कशन करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रांस एक ऐसी सिचुएशन में क्यों आ गया कि 14 जुलाई के दिन पब्लिक इतनी नाराज हो जाती है और राजा फिर अपनी आर्मी भेजेगा और आर्मी भेजने के बाद ये विद्रोह को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एज ऑलवेज लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या हो गया था उस दिन, जिस दिन इनफैक्ट आपके 14 जुलाई के अंदर विद्रोह हो गया। अब देखिए, 14 जुलाई को समझना है तो हमको उसके पहले के इवेंट्स को देखना पड़ेगा, और 14 जुलाई से पहले जो जो घटनाएं हुई थी उसको थोड़ा बहुत समझाता हूं। अब आप समझने की कोशिश करो। 14 जुलाई 1789 के दिन तो विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 के दिन तो विद्रोह हो गया था।
अब उसके पहले के थोड़े बहुत 15 साल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 15 ईयर्स बैक मैं आपको क्यों समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 15 साल पहले कुछ कुछ इवेंट्स, कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसके कारण आपकी फ्रांस के अंदर विद्रोह हुआ था। अब देखिए 14 ईयर्स बैक की कंडीशन क्या थी उसको थोड़ा बहुत समझाता हूं। 1774 के आसपास का टाइम था और आपको जानकारी होगी कि 1774 में लुई 16 करके जो किंग है वो पावर के ऊपर आता है। ये वही लुई 16 है जिसके सामने विद्रोह भी हुआ था। ही वॉज द सेम किंग जिसके सामने रिवॉल्ट होता है। अब सवाल आपको ये आता है कि सर ये रिवॉल्ट क्यों हुआ, क्यों इसके सामने रिवॉल्ट हुआ। तो लुई 16 जो रूल कर रहा था, जिसे हम लोग ओल्ड रिजिम के रूप में पहचानते हैं, और लुई 16 की कुछ कुछ पॉलिसीज सोशली, कुछ कुछ पॉलिसीज इकोनॉमिकली और कुछ कुछ पॉलिसीज पॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो फ्रांस को खड्डे में लेके जाती है, जिसके कारण ये विद्रोह की कंडीशन आती है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि ये विद्रोह का एक बहुत बड़ा जो कंडीशन था वो था आपका इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ फ्रांस। और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि फ्रांस 1780 1790 तक आते आते बहुत बड़ा आर्थिक रूप में डिक्लाइन में चला गया था। अब ये क्यों चला गया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब राजा आपका एब्सोल्यूट होता है, तो जब मोनार्की आपकी एब्सोल्यूट होगी तो क्या होगी, राजा बोलेगा कि मेरा वचन ही शासन है। मोनार्की एब्सोल्यूट होगी तो आपको देखने को मिलता है कि रेवेन्यू राजा को एक यूनिफॉर्म नहीं आ रही थी। ऊपर से अगर आप देखोगे तो राजा की जो टैक्सेशन पॉलिसी थी, ये टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे, क्योंकि फ्रांस की सोसाइटी के अंदर हमने समझने की कोशिश की थी कि पूरी की पूरी फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट के अंदर बटी हुई थी, द फर्स्ट एस्टेट, द सेकेंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि फर्स्ट एस्टेट एक ऐसा एस्टेट था जहां पे क्लर्जी बैठा करते थे, इनको टैक्स नहीं पे करने होते थे। सेकेंड एस्टेट के ऊपर जेंट्री आता था, जिनके ऊपर भी टैक्सेस नहीं होते थे। थर्ड एस्टेट में कौन आता था, आम आदमी आता था, जिसके ऊपर बहुत सारा टैक्सेशन हुआ करता था। और इसी के कारण जब 1790s तक आते आते 1789 के बाद का जो दौर गुजरा, उस दौरान हमको देखने को मिलता है कि राजा की ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी जहां राजा सोच रहा था कि मुझे अपने टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। अब देखिए कि टैक्सेस बढ़ाने के पीछे राजा क्या कर सकता है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, क्योंकि मूलभूत रूप से टैक्सेशन का एक इशू रिस्पॉन्सिबल था बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और सोशली अगर आप समझोगे तो टैक्सेशन के मुद्दे के पीछे बहुत सारे कारण आपको दिखेंगे। अब टैक्सेस बढ़ाना बहुत ही कॉमन था राजा के लिए, क्योंकि राजा को लग रहा था कि अगर मैंने टैक्सेस नहीं बढ़ाए सोसाइटी के ऊपर और अलग अलग सोसाइटी के जो लोग हैं उनके ऊपर टैक्स व्यवस्था को मजबूत नहीं किया, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी मैं खड्डे में चला जाऊंगा। अब प्रश्न ये है कि फ्रांस के अंदर टैक्सेस कौन इंपोज कर सकता था। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या कहती है, व्हाट डज द एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट, हाउ डू यू थिंक दैट ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। द फ्रेंच किंग वाज अंडर द कंपल्शन कि मुझे टैक्सेस बढ़ाने हैं। हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि भाई टैक्सेस व्यवस्था उनकी ऐसी थी, उसको बढ़ाने की जरूरत थी। अब सवाल ये आता है कि फ्रांस के अंदर जो पुरानी शासन पद्धति थी, जहां पर राजा के पास टैक्सेस इंपोज करने की सत्ता नहीं हुआ करती थी, याद रखेगा, the monarch did not have the authority to impose the taxes। अब देखो राजा था, पर राजा की भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन थी। जो फ्रांस की उस टाइम पे राजाशाही थी, शासन व्यवस्था थी, जहां पर राजा सोच रहा है कि मैं आर्थिक रूप से कहीं फंस गया हूं, बट मैं टैक्सेस कैसे इंपोज करूंगा। अब आज की तारीख में भी आप समझने की कोशिश करो, भारत के अंदर अगर आज के राजा, मतलब आज के जो प्रधानमंत्री है या हमारी जो सरकारें हैं, अगर उनको टैक्सेस इंपोज करने हैं तो अपने मन के हिसाब से टैक्सेस इंपोज कर सकते हैं, या उनको भी पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज की तारीख में भारत में अगर आपको टैक्स की व्यवस्था बदलनी है तो आपको पार्लियामेंट की तो परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप कुछ फंडामेंटल चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करना पड़ता है। आपने देखा होगा साहब, जब जीएसटी का ये मुद्दा आया तो जीएसटी के मुद्दे के बाद हमको क्या देखने को मिला, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा, क्योंकि स्टेट्स को भी कॉम्प्लाई करना था, स्टेट्स को भी अपने विश्वास में लेना था, स्टेट्स को ये बताना था कि देखिए हम ये फंडामेंटल चेंज ला रहे हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आपको हमारे साथ इसके अंदर जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि आज डेमोक्रेसी आ चुकी है, और डेमोक्रेसी में कोई भी पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट इन पावर जो है वो अपने हिसाब से कुछ भी फंडामेंटल चेंज नहीं कर सकती। फ्रांस के अंदर राजाशाही थी उस टाइम पे, पर राजाशाही होने के बावजूद भी, याद रखेगा, राजाशाही होने के बावजूद भी राजा के पास उतनी सत्ता नहीं थी कि वो खुद के हिसाब से टैक्सेस को चेंज कर पाए।
अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन, वी सी कि राजा अगर इनफैक्ट अपनी इच्छा के हिसाब से टैक्सेस व्यवस्था और टैक्स का जो रिजीम था वो बदल नहीं सकता। अगर राजा को टैक्स सिस्टम को चेंज करना है तो उसके लिए उसको एक अलग से बॉडी को बुलाना पड़ेगा जिसका नाम है एस्टेट जनरल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ठीक है। अब एस्टेट जनरल क्या था, व्हाट वाज द एस्टेट जनरल ऑल अबाउट? तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि फ्रांस के अंदर 3 एस्टेट है, याद आया कि नहीं आया? द फ्रेंच सोसाइटी वाज कंसिस्टिंग ऑफ द 3 एस्टेट्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज द फर्स्ट एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में कौन आता था? क्लर्जी आते थे। क्लर्जी कौन लोग थे? इनफैक्ट जो पादरी लोग हुआ करते थे, रिलीजियस हेड्स हुआ करते थे। सेकेंड एस्टेट में कौन आता था साहब? जेंट्री आते थे। याद आया कि नहीं है आपको? एस्टेट जनरल के अंतर्गत जो जेंट्री लोग हुआ करते थे, ये जेंट्री लोग का भी क्या योगदान था? यहाँ पे आपकी रॉयल फैमिली के लोग, जमींदार, नोबल्स, वो हुआ करते थे। थर्ड एस्टेट के अंदर देखोगे तो कौन आता था? आम आदमी यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द थर्ड एस्टेट। मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था प्रीवियस क्लास के अंदर? तो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के अंदर अगर आपको टैक्सेस इंपोज करने हो तो ये 3 एस्टेट का एक बॉडी है, कंबाइंड बॉडी है जिसका नाम है एस्टेट जनरल। इसकी आपको मीटिंग बुलवानी पड़ेगी। ये एस्टेट जनरल डिसाइड करेगा कि आप नए टैक्सेस इंपोज कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ये एस्टेट जनरल डिसाइड करेगा कि एग्जिस्टिंग टैक्स व्यवस्था को आपको मॉडिफाई करना है कि नहीं करना है, उसके अंदर चेंजेस लाने हैं कि नहीं लाने हैं। ये एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द एस्टेट जनरल इटसेल्फ। समझ में आया आपको? तो मूलभूत रूप से मेरी कहने की बात यह है मेरे दोस्तों कि एस्टेट जनरल वाज द अल्टीमेट अथॉरिटी, दैट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर इन द फ्रेंच पॉलिटिक्स एट दैट टाइम, जो डिसाइड करती थी कि टैक्स व्यवस्था को कैसे बदला जाएगा। अब देखिए, एस्टेट जनरल की रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी थी जो फ्रांस के अंदर टैक्स व्यवस्था को निर्धारित करता था। अब लुई 15 और लुई 14 के पहले की हम लोग जब बात करेंगे, लुई 15 के पहले की बात करेंगे, तो इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलता है कि राजा के पास सत्ता थी कि एस्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलवाएगा। मतलब देखो, एस्टेट जनरल डिसाइड करेगी कि टैक्सेस कौन इंपोज करेगा, कितना इंपोज करेंगे, पर एस्टेट जनरल कब मिलेगी वो कौन डिसाइड करेगा? व्हेन विल द एस्टेट जनरल मीट एंड व्हेन विल द एस्टेट जनरल बी टॉकिंग अबाउट द imposition ऑफ द न्यू टैक्सेस, द राइट टू टेक द डिसीजन लाइज विद द एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल के पास सत्ता है कि वो निर्णय लेगी कि भाई साहब हम लोग इनफैक्ट डिसाइड करेंगे कि कैसे टैक्स व्यवस्था को इंपोज करना है। प्रॉब्लम ये था कि एस्टेट जनरल को बुलाना है कि नहीं बुलाना है वो कौन डिसाइड करेगा? मोनार्क डिसाइड करेगा। मोनार्क का मतलब क्या है? फ्रांस का राजा डिसाइड करेगा। अब राजा ने चाहा तो फ्रांस के अंदर एस्टेट जनरल मिलेगी, अगर राजा ने मना कर दिया तो एस्टेट जनरल नहीं भी मिलेगी। अब देखिए कहानी क्या चलती है। लुई 16 करके जो राजा था ना, लुई 16, वो 1774 में राजा बना। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। लुई 16 के पहले 2 और राजा भी आ चुके हैं। कौन से थे? लुई 14। कौन से थे? लुई 14 और एक और थे लुई 16, ये लुई 15, सॉरी, ठीक है, 16 तो बाद में आए साहब। लुई 15, लुई 14 एंड लुई 15 की जब हम लोग बात करते हैं, ये दोनों पावरफुल किंग्स थे और ये दोनों के दोनों इतने पावरफुल थे तो इनको लगता था कि भाई टैक्स व्यवस्था के पीछे ये एस्टेट जनरल का कोई इंपॉर्टेंस रखना जरूरी नहीं है। क्या कहते थे कि टैक्स व्यवस्था के पीछे एस्टेट जनरल को रखना कोई जरूरी नहीं है, वो तो मैं राजा हूं, मैं खुद डिसाइड कर दूंगा कि कितनी टैक्स करनी है कितनी नहीं करनी है। अब देखो, जब राजा पावरफुल होता है ना तो कोई भी इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाती। लुई 14 और लुई 15 ऐसे राजा थे जो बहुत ही पावरफुल किंग्स थे और ये बहुत ही एब्सोल्यूट राजा थे। ये कहते थे आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज द लॉ, मैं जो कहता हूं वो सही है, मेरा वचन ही शासन है। गेटिंग माय पॉइंट? ये सिचुएशन लुई 14-15 में थी। लुई 14-15 पावरफुल थे, इसके लिए फ्रांस के अंदर जो हाईएस्ट टैक्स मेकिंग बॉडी जो थी, जिसका क्या नाम था, एस्टेट जनरल करके जो बॉडी थी, इसकी पिपुड़ी इन्होंने बजा दी थी और इसकी बोलती बंद कर दी थी। इनको कह दिया था कि भाई देखो, तुमको मिलने करने की जरूरत नहीं है। और इसी के कारण हमको जानकारी मिलती है कि 1614 के आसपास आपकी लास्ट एस्टेट जनरल की मीटिंग होती है 1614 में। 1614 से लेके 1780 तक आते आते, in between the next few years from 1614 till the time 1789, we do not find any meeting of the estate general. एस्टेट जनरल की मीटिंग ही नहीं हुई थी।
अब एस्टेट जनरल की मीटिंग नहीं हुई थी तो हु वाज डिसाइडिंग द टैक्सेशन पॉलिसी माय फ्रेंड? द टैक्सेशन पॉलिसी वाज डिसाइडेड बाय द किंग। लुई 16 तक आते आते फ्रांस में समाज व्यवस्था बदल रही थी। लुई 16 तक आते आते समाज के साथ साथ राजकीय व्यवस्था बदल रही थी। लुई 16, लुई 14 और लुई 15 के जितना पावरफुल नहीं था, ना ही लुई 16 की उतना दबदबा था कि वो सिस्टम को कंट्रोल कर पाए। फ्रांस के अंदर की जो राज्य व्यवस्था थी, पॉलिटिकल सिस्टम थी, और इसी के कारण हमको क्या देखने को मिला, लुई 16 बिकॉज ही वॉज अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज गवर्नमेंट एंड ही वॉज अंडर प्रेशर फ्रॉम द नोबल्स, उसको 1789 तक आते आते हमको देखने को मिलता है उसने एस्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलवा दी। और उसने एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलवाई जहां उसने जितने भी एस्टेट जनरल के मेंबर्स थे उनको कहा कि आओ कभी हवेली पे, और हवेली पे बुलाया कहां पे? वर्साई के ऊपर। आपने जानकारी रखते होगे, वर्साई इज द पैलेस जहां पे फ्रांस का राजा रहा करता था। ये वही वर्साई है जहां पे आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ट्रीटी होती है, द ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसने पूरी दुनिया के इतिहास को बदल दिया था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का। इसके ऊपर एक और सेशन लेके आऊंगा जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे यही एनसीईआरटी के अंदर। बट व्हाट डू वी सी, हमको क्या देखने को मिल रहा है? फ्रांस की समाज व्यवस्था ऐसी हुआ करती थी जो पॉलिटिकल सिस्टम को भी डोमिनेट करती थी और इकोनॉमिक सिस्टम को भी डोमिनेट करती थी, जिसके अंदर ये एस्टेट जनरल नाम की बॉडी, दैट वाज द अल्टीमेट बॉडी विच वाज डिसाइडिंग on how the voting and how it should be decided on the new taxes। अब देखिए कहानी क्या चलती है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। एस्टेट जनरल के अंदर जितने भी फ्रांस के जो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे, कौन थे साहब? फर्स्ट एस्टेट में कौन आता था? क्लर्जी पीपल आते थे। कौन आते थे साहब? क्लर्जी मैन। क्लर्जी मैन का मतलब क्या है साहब? ठीक है, आपके जो भी प्रीस्टली क्लास के लोग थे, रिलीजन के बड़े बड़े खैर खा हुआ करते थे, वो आया करते थे। सेकेंड एस्टेट में कौन आता था? नोबिलिटी, आपके इनफैक्ट है ना राजे रजवाड़े के जो भांजे भतीजे हुआ करते थे, रॉयल फैमिली के लोग थे। और थर्ड एस्टेट में कौन आता था? आपके बिजनेसमैन और ये लोग। अब देखिए कहानी क्या है। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के टोटल मिला के 300 मेंबर्स आते थे जो फ्रांस के अंदर फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उभर के आए। उसके बाद आप समझने की कोशिश करोगे तो थर्ड एस्टेट के अंदर से करीबन 600 मेंबर्स आए जिन्होंने रिप्रेजेंट किया थर्ड एस्टेट को। अब देखो थर्ड एस्टेट के अंदर भी कहानी क्या है। थर्ड एस्टेट वाज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। थर्ड एस्टेट के अंदर भी, इसके अंदर भी इंटरसेक्शंस थे। इसके अंदर थर्ड एस्टेट में सबसे मोस्ट पावरफुल कोई लोग थे तो कौन थे? बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, जिनका दबदबा फ्रांस के अंदर थर्ड एस्टेट के अंदर था। उसके बाद थर्ड एस्टेट में एक और क्लास आता था, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? बड़े जमींदार या बड़े किसान, और बड़े किसान के साथ साथ आपको जो कारीगर लोग मिलेंगे। और सबसे नीचे बेचारे गरीब मजदूर है ना, गुलाम लोग, स्लेव्स लोग, सर्वेंट्स हुआ करते थे। इनकी कंडीशन सबसे नीचे हुआ करती थी। अब देखिए फ्रांस में क्या कंडीशन है। आपकी एस्टेट जनरल की जब हम लोग बात करेंगे तो एस्टेट जनरल की जब मीटिंग होती है, ये मीटिंग के अंदर राजा ने डिसाइड किया कि चलिए हम लोग नए टैक्सेस को इंपोज करना है कि नहीं करना है, किसके ऊपर टैक्सेस इंपोज करना है, कैसे टैक्सेस इंपोज करने हैं, उसके लिए एक मीटिंग बुला देते हैं। अब देखो फ्रांस की क्रांति को होती थी 14 जुलाई 1789 के दिन। उसके 2 महीने पहले के दिन हमको देखने को मिला कि राजा ने इनफैक्ट एक मीटिंग बुलाई एस्टेट जनरल की। मैं आपको इवेंट्स के ऊपर लेके जा रहा हूं क्योंकि इवेंट समझने के लिए बहुत जरूरी है कि फ्रांस की क्रांति में ऐसा क्या हो गया था। अब जब हम लोग इवेंट्स की बात करते हैं तो राजा ने इनफैक्ट 1789 में 5 मई के दिन ये एस्टेट जनरल की मीटिंग को डिक्लेयर किया। ये मीटिंग को डिक्लेयर करने के बाद फर्स्ट और सेकंड एस्टेट ने टोटल 300 के आसपास रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। ये रिप्रेजेंटेटिव्स को इनको बैठने का अधिकार था, इनको है ना एक दूसरे के सामने बैठने का अधिकार था। और बाकी बेचारे 600 मेंबर ऐसे हुआ करते थे जो थर्ड एस्टेट के थे, जिनको पीछे खड़ा रखा गया था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब थर्ड एस्टेट में कौन आता था? थर्ड एस्टेट में तो ये सब प्रकार के लोग आते थे, बिजनेसमैन भी आते थे, मर्चेंट भी आते थे, ट्रेडर्स भी आते थे, स्मॉल पीजेंट्स भी आते थे, बिग पीजेंट्स भी आते थे। पर ये 600 लोग में से कौन से लोग सबसे ज्यादा डोमिनेट करते थे? तो 600 में से करीबन 500 से ज्यादा लोग जो थे वो यहां से बिलोंग करते थे। दे वर द बिग बिजनेसमैन, they were the big traders, they were the big merchants who were trying to give reforms to the French people। ये चाहते थे कि फ्रांस के अंदर कुछ रिफॉर्म्स आए, कुछ बदलाव आने की शुरुआत हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब देखिए क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग एट दैट टाइम। फ्रांस के अंदर जो थर्ड एस्टेट है उसके जो अमीर लोग थे और जो एजुकेटेड लोग थे वो लोग जाते हैं ये मीटिंग के अंदर। और मीटिंग के अंदर चर्चा क्या होनी थी? इनको चर्चा ये करनी थी कि कैसे आपकी अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें टैक्सेशन सिस्टम है कैसे बदलाव लाएगा। ठीक है, पीजेंट वुमेन एंड द आर्टिजन्स, आपके जो किसान हैं, कारीगर लोग हैं और इनफैक्ट जो वुमेन मेंबर्स है, उनको वहां पे एंट्री अलाउ नहीं की जाती थी। उनको कहा गया था कि भाई तुमको बैठने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मूलभूत रूप से
जो आपके थर्ड एस्टेट के नीचे वाले लोग थे उनको नहीं स्वीकारा गया, इवन इन द मीटिंग एज वेल। मीटिंग के अंदर भी ये 600 लोग में से वही लोग गए थे जो अमीर लोग थे, बट इनकी जो मांगे थी ये थर्ड एस्टेट के जो अमीर लोग थे ये लोग लेके गए थे इन द फॉर्म ऑफ द लेटर्स। ठीक है, तो क्या होता है कि द ग्रीवेंसेस एंड द डिमांड्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वर लिस्टेड इन 40,000 लेटर्स व्हिच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैव ब्रॉट विद देम। अब देखिए कहानी क्या चलती है, ये सब के सब लोग इकट्ठे होते हैं मई महीने के अंदर, मई और जून महीने के अंदर इनके ऊपर डिस्कशन होना था। अब डिस्कशन के अंदर ही आपके क्रांति की शुरुआत होगी। अब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूं। अब एस्टेट जनरल के अंदर वोटिंग कैसे होता था उसको समझाता हूं। एस्टेट जनरल के अंदर एक कंसेप्ट चलता था, वन एस्टेट वन वोट का कंसेप्ट। क्या चलता था? द वोटिंग इन द एस्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच एस्टेट हैड वन वोट। मतलब क्या है कि ये 3 हाउसेस है आपके फ्रेंच पर आपकी बॉडी के, पॉलिटिकल बॉडी के। फर्स्ट एस्टेट एक इंडिविजुअल वोट करेगा, सेकेंड एस्टेट अपना इंडिविजुअल वोट करेगा, और थर्ड एस्टेट जो है वो भी अपना इंडिविजुअल वोट करेगा। अब प्रपोजल क्या है? व्हाट इज द प्रपोजल ऑफ दिस मीटिंग? द मेन प्रपोजल ऑफ दिस मीटिंग इज टू प्रपोज द न्यू टैक्सेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नए टैक्सेस को इंपोज करने का प्रपोजल सबसे फंडामेंटल है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर नए टैक्सेस को इंपोज करना सबसे फंडामेंटल प्रपोजल है, द प्रपोजल इज टू इंपोज द न्यू टैक्सेस, मार्क माय वर्ड्स। उसका मतलब ये होगा कि ये हाउसेस अलग अलग मिलेंगे, और अलग अलग मिलने के बाद विद इन द हाउस ये लोग डिसाइड करेंगे कि नया टैक्सेस हमको इंपोज करना है कि नहीं करना है। अब आप मुझे बताइए कि फर्स्ट एस्टेट वाला जो लोग है, क्या ये लोग के ऊपर पहले टैक्सेस इंपोज किया जाता था इन द अर्लियर पार्ट बिफोर 1789? डू यू थिंक दैट द फर्स्ट एस्टेट वाज पेइंग टैक्सेस? नो, दे वर नॉट पेइंग टैक्सेस। उसी दौर के ऊपर सेकंड एस्टेट में जेंट्री क्लास आता था, क्या इनके ऊपर टैक्सेस इंपोज किए जाते थे? डू यू थिंक दैट द जेंट्री क्लास वाज बीइंग पेड द टैक्सेस? नो, दे वर आल्सो नॉट पेइंग टैक्सेस। अब ये लोग को डिसाइड करना है वाया द न्यू प्रपोजल कि नया टैक्स इंपोज करना है कि नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है साहब आपको? ठीक है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी सेट करके बैठे थे कि इनको पता था कि आवर होल हाउस, द फर्स्ट एस्टेट, विल बी कंसिडर्ड एज वन हाउस, वन सिंगल हाउस, एंड इफ यू आर कंसिडरिंग एज अ वन सिंगल हाउस, हमारा प्रपोजल क्या है? हमको कोई नया टैक्सेस इंपोज नहीं कर रहा है, हम दिमाग बना के बैठे। उसी तौर के ऊपर सेकंड एस्टेट को भी पता था कि हम तो कोई टैक्सेस पे करते नहीं है, वी आर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस, वाई टू इंक्लूड अवरसेल्फ इन द न्यू प्रपोजल? हम नए प्रपोजल के अंदर अपने आप को क्यों स्वीकारे कि नए टैक्सेस इंपोज करने? हम थोड़ी उड़ता तीर ले लेंगे साहब अपने ऊपर। ठीक है, सो व्हाट डू वी सी कि सेकंड एस्टेट भी एकदम प्लान करके बैठा था। थर्ड एस्टेट वाले लोगों को पता थी ये गेम। द थर्ड एस्टेट पीपल हैड ऑलरेडी नो कि अगर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एस्टेट को इंडिविजुअल वोटिंग के तहत डिसाइड किया गया, वन एस्टेट वन वोट का कंसेप्ट यूज किया गया। क्या यूज किया गया? वन एस्टेट वन वोट का कंसेप्ट यूज किया गया, तो अल्टीमेट आउटकम क्या आएगा? अल्टीमेट आउटकम यही आएगा कि 2:1 के तहत जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के लोग हैं ये कहेंगे कि कोई नया टैक्स इंपोज नहीं करना है। समझे कि नहीं समझे? और जो फर्स्ट एस्टेट वाला जो लोग है ये बोलेगा कि यस, नए टैक्सेस इंपोज करने हैं, बट इनकी कोई पिपुड़ी बजेगी नहीं क्योंकि ये लोग माइनॉरिटी में आ जाएंगे। भले इनके मेंबर 600 से ज्यादा है, they have more than 600 members in total, but the French political system was going in such a way that each estate had only one vote। कोई भी एस्टेट होगा उसका वोट एक ही है। अगर उसका वोट एक है उसका मतलब ये होता है कि मेंबर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खाली एस्टेट डिसाइड करेगा कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। एंड इसी के कारण हमको क्या देखने को मिला, जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनको पता थी कि भाई हमारे साथ गेम होने वाली है, उनको पता थी कि भाई हमारे साथ साजिश हो सकती है, उनको पता था कि हमारे साथ फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाले जो लोग हैं
वो पॉलिटिकल रूल का फायदा उठा के शासन व्यवस्था के तहत कोई भी नया टैक्सेस इंपोज करने नहीं देंगे। अगर नया टैक्सेस अपने ऊपर इंपोज नहीं करना देंगे, उसका मतलब ये होगा कि राजा थर्ड एस्टेट के ऊपर और टैक्सेस इंपोज करेगा। ऑलरेडी थर्ड एस्टेट वाले ओवरबर्डन थे, उनकी कंडीशंस तो खराब हो चुकी थी, थर्ड एस्टेट वाले ऑलरेडी नाराज चल रहे थे, ऊपर से इनके ऊपर और टैक्सेस इंपोज कराने की बात होती है तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी साहब, बहुत खराब हो जाएगी। और इसी के कारण हमको क्या देखने को मिलता है, थर्ड एस्टेट के लोग कहते हैं कि हम लोग वोटिंग करने के लिए तैयार है, बट हम लोग एक असेंबली के रूप में मिलेंगे। तो 300 लोग फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के, 600 लोग थर्ड एस्टेट के, ये 900 के 900 लोग एक जगह के ऊपर इकट्ठे होंगे और यहाँ पे हम लोग एक वोटिंग करेंगे इन द जॉइंट सेशन। समझ में आया कि नहीं आया साहब? ये जो कंडीशन है, ये जॉइंट सेशन में वोटिंग करेंगे और जॉइंट सेशन में हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे, जो भी मेंबर है वो डिसाइड करेगा कि हमको एस्टेट सिस्टम के तहत टैक्सेस इंपोज करने हैं कि नहीं करने हैं। ईच मेंबर वुड हैव द वन वोट टू वोट। मतलब क्या है साहब कि हम लोग मेंबर वाइज वोटिंग करेंगे, ना कि एस्टेट वाइज। अगर मेंबर वाइज वोटिंग करेंगे तो 900 लोग इनफैक्ट है, उसमें से 600 लोग ऐसे हैं जो थर्ड एस्टेट से बिलोंग करते हैं। ये तो कब का चाहते थे कि नई टैक्स सिस्टम आने की शुरुआत हो जाए। थर्ड एस्टेट के लोग काफी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में मानते थे। क्यों? क्योंकि थर्ड एस्टेट के वो लोग थे जो रूसो जैसे थिंकर से मोटिवेटेड थे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि कैसे रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के तहत ये सब चीजें हाईलाइट की थी और रूसो ने बताया था पब्लिक को, फ्रांस की, कि देखिए तुम्हारे दुख का कारण कौन है? तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा राजा है और राजा के साथ तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जहां वो अपने पावर का मिसयूज ना करे, वो अपने पावर का अब्यूज ना करे, वो लोगों को दबाने की कोशिश ना करे। ये सब सिचुएशन के अंदर हमको क्या देखने को मिला कि फ्रांस के अंदर जो शासन व्यवस्था थी, वो शासन व्यवस्था के तहत इनफैक्ट इन्होंने एस्टेट सिस्टम के रूल्स बदलने की मांग कर दी। किसने कर दी? थर्ड एस्टेट के लोगों ने। थर्ड एस्टेट ने कहा कि भाई वी वांट द चेंज इन द एस्टेट सिस्टम एंड नाउ वी शुड नॉट हैव द इंडिविजुअल वोटिंग ऑफ द एस्टेट. We want something called as joint session of all the estate member, where each and every member of the estate will be voting. हर एक सदस्य जो है एस्टेट का वो वोट करेगा और ये जितने भी सदस्य हैं एस्टेट के, ये सब के सब इंडिविजुअली वोट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि नए टैक्सेस इंपोज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अब ये सब सिचुएशन में क्या होता है, जब आपके वर्साई की किले के अंदर, वर्साई का जो पैलेस है, वहां पे एक बहुत बड़ा एक हॉल हुआ करता था। ये हॉल के अंदर इसकी मीटिंग होने वाली थी। राजा को पता चला कि भाई थर्ड एस्टेट जॉइंट सेशन की मांग कर रहा है। राजा इन्फ्लुएंस में किसके था? फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट के, थर्ड एस्टेट में। राजा was under the influence of the first and the second estate, and in this situation what do we see? The king rejected the proposal, and this was one of the reason the third estate decided to walk out of the assembly as a mark of protest. उन्होंने कहा कि हमको तुम्हारे साथ काम नहीं करना है, हम तो एक ही चीज चाहते हैं कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एस्टेट सब इकट्ठे होकर वोटिंग करे, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तब ओरिजिनल पब्लिक की जो डिमांड है वो पता चलेगी कि किसके ऊपर टैक्सेस इंपोज करने चाहिए और किसके ऊपर नहीं करने चाहिए। ये सब सिचुएशन के अंदर थर्ड एस्टेट ने बगावत कर दी। थर्ड एस्टेट ने फ्रांस की पब्लिक के एक सोल रिप्रेजेंटेटिव होते हुए लोगों को मोटिवेट किया और राजा को कहा कि राजा तुमने ये गलत कर दिया है, यू हैव डन अ बैड डीड, यू हैव डन अ बैड एक्शन by not allowing the joint session of the estate general where each and every member would have the right to one vote. आपने एक एस्टेट को इंडिविजुअल वोट के रूप में कंसीडर किया है जहां पे बायसनेस होगी, क्योंकि ऊपर के फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग जो है वो हमारे ऊपर डोमिनेट होंगे और उसके कारण हम लोग को कभी बोलने की आजादी नहीं होगी। इन दिस सिचुएशन वी सी कि राजा ने जब इनफैक्ट फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के प्रभाव में आके थर्ड एस्टेट वालों की पिपुड़ी नहीं बजने दी, थर्ड एस्टेट वहां से वॉकआउट करता है। राजा के महल के अंदर फ्रेंच ओपन जो होता था, उस टाइम के अंदर एक टेनिस कोर्ट हुआ करता था जहां पे रोलान गारो, आपने नाम सुना होगा साहब, सी के फ्रेंच ओपन के रूप में हम लोग उसको पहचानते हैं, क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। वही क्ले का कोर्ट था। वही क्ले के कोर्ट के अंदर 20 जून के दिन इनफैक्ट थर्ड एस्टेट वाले लोग इकट्ठे हुए। ये थर्ड एस्टेट के लोग इकट्ठे होते इन्होंने डिसाइड किया कि हम अब आजाद हो गए हैं। मिराबियो
अबीसीएस जैसे लोग हुआ करते थे जिन्होंने इनफैक्ट मिडिल क्लास की लीडरशिप लेते हुए लोगों को समझाया कि देखिए राजा हमको यहाँ पे एस्टेट जनरल की मीटिंग नहीं करने दे रहा है, तेल लेने गया एस्टेट जनरल। अब नाउ वी आर द न्यू बॉडी एंड वी आर द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस. We will be deciding the future of France. We will be deciding what should be the course of the new French government, and we will make sure that we'll be drafting a constitution for ourselves and we'll try to limit the authority of the king. In this situation, when the new government was formed, आपकी एस्टेट जनरल की मीटिंग को लेके राजा ने गलती कर दी और राजा ने जब थर्ड एस्टेट को काटने की कोशिश की, थर्ड एस्टेट ने अपना रास्ता निकाल दिया और यही रास्ते के द्वारा हमको क्या जानकारी मिली कि थर्ड एस्टेट के लोगों ने अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत की। ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ इन्होंने डिसाइड किया कि हमारे राजा को हम मारेंगे नहीं, पर राजा ने जो गलती की है, राजा ने जो नालायकी की है और फ्रांस के पब्लिक को जो अथॉरिटी मिलनी चाहिए वो नहीं देने की कोशिश की, इसके लिए हम लोग हमारा एक नया संविधान लिखेंगे। ये नए संविधान के द्वारा हम लोग ये ध्यान रखेंगे, नए संविधान के द्वारा ये ध्यान रखेंगे कि राजा के पावर कंट्रोल होंगे। और यहां से ही फ्रांस के अंदर एक जो न्यू मिडिल क्लास उभर के आया था, ये मिडिल क्लास के दो लीडर्स थे जिन्होंने फ्रांस की पब्लिक को मोटिवेट किया और पब्लिक को समझाया कि देखिए तुम्हारे दुख का कारण ये राजा है और हम लोग नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे कि ये राजा की सत्ता कंट्रोल में आनी चाहिए। एक था मिराबियो और दूसरे का नाम था एबीसीएस। मिराबियो के बारे में कहा जाता है कि ही बिलोंग टू द नोबल फैमिली, वो अमीर वर्ग से था, बट ही वॉज वेरी मच डेमोक्रेटिक पर्सन। उनको पता थी कि क्या कंडीशन है यहाँ पे और जो फ्रांस की जो फ्यूडल सोसाइटी है उसको बदलना बहुत जरूरी है। एबीसीएस वॉज द लीडर ऑफ द फ्रेंच पब्लिक एट दैट टाइम और उस टाइम पे उसने एक पैम्पलेट पब्लिश किया था जिसका नाम था कि व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। ये स्पीच के तहत एबीसीएस यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके कहता है हु आर वी, तो सामने से जवाब आता है कि वी आर द थर्ड एस्टेट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू वी वांट, तो पब्लिक जवाब देती है जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ रिफॉर्म्स एंड लिटिल बिट ऑफ पावर। उसके बाद तीसरा प्रश्न एबीसीएस करता है और एबीसीएस कहता है कि व्हाट इफ वी डू नॉट गेट द रिफॉर्म्स एंड द पावर, तो पब्लिक कहती है इफ यू डू नॉट गेट द रिफॉर्म्स ऑफ पावर वी विल डू अ रिवॉल्यूशन। सो इन दिस सिचुएशन वी सी कि फ्रांस के अंदर एक नई घटना की शुरुआत हो गई और ये नई घटना 20 जून 1789 के घटना के बाद शुरू होगी। और 20 जून 1789 के बाद जब आपके टेनिस कोर्ट के अंदर वहां पे बहुत बड़ी शपथ ली जाती है और फ्रांस के थर्ड एस्टेट के लोग अपने आप को कह देते हैं कि अब हम संवैधानिक सभा बन चुके हैं, वी आर द नेशनल असेंबली एंड वी विल बी डिसाइडिंग द न्यू कोर्स ऑफ फ्रांस। उसके बाद 20 जून से लेके बात आगे चलती है और 14 जुलाई 1789 तक आते आते फ्रांस के अंदर बेस्टाइल नाम की जो जगह थी जहां पे फ्रांस का राजा का किला हुआ करता था उसको तहस नहस करवा के फाइनली वी सी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस। गेटिंग माय पॉइंट? सो इन दिस सिचुएशन हमको क्या देखने को मिला साहब, घटना 20 जून 1789 से शुरू हुई बट वो फाइनली कंक्लूड होती है 14 जुलाई के दिन और उसके बाद आगे के इवेंट्स के अंदर फ्रांस की क्रांति आगे जाएगी। कैसे जाएगी उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अब क्या होगा। अब एक साइड के ऊपर फ्रांस के अंदर हमको देखने को मिल रहा है, एक साइड के ऊपर फ्रांस के ऊपर हमको देखने को मिलता है कि 20 जून के दिन 20 जून 1789 के दिन हमको ये देखने को मिला कि फ्रांस के अंदर एक नई बॉडी उभर के आई जिसका नाम था नेशनल असेंबली। और ये नेशनल असेंबली ने डिसाइड किया कि वी आर द सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ द फ्रांस एंड हम लोग अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की शुरुआत करेंगे। सो एक साइड के ऊपर हमारी नेशनल असेंबली मिल रही है, दूसरी साइड के ऊपर अब देयर वर सर्टेन इवेंट्स दैट वर टेकिंग प्लेस। अब देखिए क्या हो रहा है उस टाइम पे फ्रांस के अंदर। हम लोग देखते हैं कि फ्रांस के जो सिटीज हुआ करते थे और फ्रांस के जो विलेजेस हुआ करते थे उन दोनों जगह के ऊपर इश्यूज क्रिएट होने की शुरुआत होगी। अब शहरों में क्या हो रहा था उस दौरान, तो उस दौरान हमको देखने को मिल रहा है कि शहर के अंदर फ्रांस के जो भी सिटीज हुआ करते थे वहां पे राइटिंग चालू हो गया था। अब राइट्स क्यों हो रहे थे उसके पीछे का कारण यही था कि बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस दैट वाज द पीपल फेसिंग, तो उसके कारण बहुत बड़ा इन्फ्लेशन की शुरुआत हो गई थी। इन्फ्लेशन तो हो रहा था, आपके फूड के पैकेट्स खाना का नहीं मिल रहा था
और खास करके ब्रेड नहीं मिलने के कारण फ्रांस के अंदर छोटी मोटी जगहों के ऊपर ब्रेड राइट्स होने की शुरुआत होती है। अब क्या होता है कि शहरों के अंदर ब्रेड राइट्स होने की शुरुआत हो गई, हर एक जगह के ऊपर हमको देखने को मिलता है कि दंगे भड़कने की शुरुआत होती है। लोग ब्रेड की दुकानों के ऊपर लाइन में खड़े रह रहे के वेट कर रहे होते हैं कि हमको आज नहीं तो कल खाना मिलेगा, पर जो दुकानदार थे वो होर्डिंग कर रहे हैं, दुकानदार स्टॉकिंग कर रहे हैं। लोग नाराज हो गए तो दुकानों को लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि खाने का जब इंसान को नहीं होता है तो आदमी कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन की तरफ चला जाएगा, एक्सट्रीम डिसीजन ले लेगा, एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेगा। यही चीज फ्रांस के अंदर होती है, एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जाते हैं बाय द पीपल ऑफ फ्रांस। एंड वी सी के नेशनल असेंबली एक साइड के ऊपर अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की शुरुआत करेगी। 1789 में जब नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया, व्हेन द नेशनल असेंबली वाज ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो वर्साई के अंदर चालू था, पूरे फ्रांस के अंदर एक टर्मोइल की सिचुएशन शुरू हो जाती है। टर्मोइल का मतलब क्या है? क्रांति का आगाज हो चुका था, फ्रांस की पब्लिक नाराज हो चुकी थी। फ्रांस की पब्लिक ने डिसाइड किया था कि अब हम लोग को तूफानी करने वाले हैं। और इन दिस सिचुएशन वी सी कि फ्रांस के अंदर ऑलरेडी हार्वेस्टिंग कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उस साल बारिश फेल हो जाती है। ऊपर से हमको ये देखने को मिल रहा है कि वहां के जो बेकरी के जो मालिक लोग थे, उन्होंने बहुत खराब कंडीशन क्रिएट की थी, क्योंकि लोगों की डिमांड काफी सारी थी पर सप्लाई नहीं आने के कारण, और उन्होंने जो होर्डिंग और स्टॉकिंग किया था, ब्लैक मार्केटिंग किया था, उसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में इन्फ्लेशन हो जाता है। जब इन्फ्लेशन हो रहा है तो पूरे फ्रांस के अंदर छोटी मोटी दुकानों के बाहर लोग लंबी लाइन के अंदर खड़े रहते हैं। उनको खाने का एक टुकड़ा मिल जाता तो भी बहुत ठीक रहता। जब खाने का टुकड़ा इंसान के पास नहीं होता है तो आदमी आखिर के रिसोर्ट के अंदर क्या करेगा? अपनी भूख को संतोषने के लिए, अपनी जो हंगर है उसको फुलफिल करने के लिए इंसान लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेता है। तोड़फोड़ शुरुआत होती है, दुकानें लूटने की व्यवस्था शुरू हो जाती है, और इस तरह से फ्रांस के अंदर जो सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी थी उसको भी टारगेट किया जाता है। अब जब सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी को आप टारगेट करोगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? द मोमेंट यू विल ट्राई टू टारगेट द सिंबल ऑफ अथॉरिटी, राजा को पता चला कि मेरे सामने विद्रोह हो रहा है, और राजा को लग रहा था कि मेरे सामने विद्रोह हो रहा है तो मैं अपनी सेना भेजूंगा। अब राजा के सामने ओरिजिनल विद्रोह नहीं हो रहा था, राजा के सामने अभी भी पब्लिक शांत थी। पब्लिक को लग रहा था कि हम लोग इसमें से बीच का सॉल्यूशन लेके आएंगे, पर पब्लिक को गुस्सा यह था कि राजा प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाया। पब्लिक को गुस्सा यह था कि राजा ने टैक्सेशन व्यवस्था को बदला नहीं। पब्लिक को गुस्सा यह था कि राजा थर्ड एस्टेट की जो नेशनल असेंबली की जो घटना थी उसको ध्यान में ना रखते हुए अपने हिसाब से अपनी हेकड़ी चला रहा है। और जब पब्लिक ने लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की कोशिश की तो राजा ने जब अपनी फोर्सेस भेज दी, जब राजा ने अपनी आर्मी भेज दी, तो पब्लिक और नाराज हो जाती है। पब्लिक को लग रहा है कि एक तो नौ चौलबे, हमारे साथ सॉलिड भेदभाव हो रहा है, और इसके कारण पब्लिक ने जब विद्रोह किया तो राजा ने आर्मी भेजी। राजा ने आर्मी भेजी, भाई साहब फिर तो बात मत करो, और उसके बाद तो दंगे फसाद चालू हो गए। और जब ये घटना बढ़ती 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 ज्यादा आगे बढ़ जाएगी, पब्लिक इतनी नाराज हो जाती है तो करीबन 7,000 से भी ज्यादा लोग, मोर देन 7,000 पीपल इन फ्रांस केम टू द स्ट्रीट्स, वो रास्ते के ऊपर आए, और रास्ते के ऊपर उतरने के बाद उन्होंने जोरदार बड़ी क्रांति कर दी। अब देखिए, ये क्रांति की शुरुआत होती है शहर के अंदर से, और शहर में जब ये क्रांति होने की शुरुआत होगी, व्हेन द रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस इन द सिटीज, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सी कि ये इनफैक्ट बढ़ जाती है, और पब्लिक ने अपनी खुद की मिलिशिया बना दी, अपनी खुद की आर्मी बना दी। दैट इज नोन एज पीपल्स मिलिशिया। क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज पीपल्स मिलिशिया, मतलब लोगों ने खुद की अपनी सेना बना दी। एंड व्हेन द पीपल्स मिलिशिया वाज फॉर्म्ड, जब पब्लिक खुद अपनी सेना बनाती है, उसके बाद इनफैक्ट सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। सिचुएशन इतनी हद के बाहर चली जाती है कि बात मत करिए, और राजा बैकफुट के ऊपर आ गया। पब्लिक इतनी नाराज थी कि जो जितनी भी बड़ी बड़ी सिंबल ऑफ अथॉरिटी थी, वो चाहे राजा का महल हो, वो चाहे राजा की छोटी सी कोई जगह हो, वो चाहे राजा की एकदम छोटी मोटी कोई प्रॉपर्टी होगी, उसके ऊपर भी टारगेट करने की शुरुआत हो जाती है। और इन दिस सिचुएशन वी फाइंड ऑन 14 जुलाई 1789 फ्रांस की पब्लिक बेस्टाइल के किले के ऊपर अटैक करती है। ये वही बेस्टाइल का किला है जो एक सिंबल ऑफ अथॉरिटी के रूप में था। ये वही बेस्टाइल का किला है जो एक सिंबल ऑफ टायरनी के रूप में था। टायरनी समझ में आता है? जब राजा को पब्लिक धिकार रही थी, पब्लिक इनफैक्ट राजा के सामने पड़ गई थी, पब्लिक को लग रहा था कि राजा कुछ गलत कर रहा है, और ये सब सिचुएशन सब इकट्ठी हो गई, और इनफैक्ट आपके बेस्टाइल के किले के ऊपर आक्रमण कर दिया गया। 14 जुलाई फ्रांस का नेशनल डे के रूप में आज भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन वी द पीपल ने प्रूव किया था कि राजा कितनी भी बड़ी सेना इकट्ठी करके पब्लिक को दबाने के लिए भेज दे,
पर जब पब्लिक डिसाइड करेगी तो राजा की अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाएगी। 14 जुलाई के दिन बेस्टाइल के किले के आक्रमण किया जाता है। ये किला इनफैक्ट एक छोटा सा प्रिजन भी हुआ करता था जहां पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता था। करीबन 7 से ज्यादा प्रिजनर्स को वहां से छुड़वाया गया और फ्रांस की पब्लिक ने नारा दे दिया कि अब हम लोग आजाद हो चुके हैं। अब देखिए पेरिस के अंदर ये दंगे भड़के, ये दंगे पेरिस के अंदर भड़कने की शुरुआत होती है। बेस्टाइल के किले को तबाह कर दिया जाता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाय द पीपल, एंड पीपल विल बी सेइंग कि यस वी हैव लिबरेटेड फ्रॉम द किंग। अब राजा की जो तानाशाही, राजा की जो डिक्टेटरशिप, राजा की जो ऑटोक्रेसी है फ्रांस की पब्लिक के ऊपर चलेगी नहीं। अब एक साइड के ऊपर पेरिस चल रहा है, राजा बैकफुट के ऊपर है, उसी दौरान अफवाह चली गई किसानों के ऊपर। अब देखो किसानों के ऊपर क्या अफवाह चलती है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूं। होता यह है कि गांवों के अंदर उस टाइम पे अफवाह चलती है कि बड़े बड़े जमींदारों को और बड़े बड़े जागीरदारों को राजा के द्वारा भेजा जा रहा है। द किंग इज सेंडिंग बिग बिग जमींदार्स एंड द जागीरदार्स, द किंग इज सेंडिंग बिग बिग जमींदार्स एंड द जागीरदार्स to control the peasantry. The king is sending big big zamindar and jagirdar to control the peasantry, and we see the lords of the manor had hired the bands of brigand who were on their way to destroy their crops. अब देखिए किसानों की कंडीशन ऑलरेडी खराब थी, किसान ऑलरेडी डिस्ट्रेस के अंदर थे क्योंकि इनको टैक्सेस ज्यादा पे करने पड़ते थे, किसान ऑलरेडी डिस्ट्रेस में थे क्योंकि इनके पास खाना नहीं था, किसान ऑलरेडी डिस्ट्रेस में थे क्योंकि इनके ऊपर चर्च से लेके अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां थी इनके ऊपर टैक्सेस इंपोज कर रही थी। और ये सब सिचुएशन में जब उनको ये पता चलती है कि जो लॉर्ड्स ऑफ द मैनर है, मैनर समझ में आता है कि नहीं आता आपको, ठीक है। सो वी सी मैनर का मतलब क्या होगा साहब कि जो आपके जमींदार है, जो जमींदार है, जो एक एरिया को कंट्रोल करता है, वो जमींदार ने अपने लठियाल को भेजा है। उस टाइम पे लठियाल तो थे, मतलब वो जो मॉडर्न वेपन्स उस टाइम पे रखा करते थे, उन सबको इनफैक्ट बंदूक के लेके किसानों को मारने के लिए भेजा गया है टू डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप्स। अब आप समझने की कोशिश करो एक किसान के लिए सबसे प्यारी चीज क्या होती है, व्हाट इज द फंडामेंटल थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ पीजेंट। कोई भी किसान होता है, आप याद रखेगा कि उसको सबसे ज्यादा कोई चीज के ऊपर प्यार होता है, उसका धान होता है। धान का मतलब जो अनाज कहते हैं हम लोग। एंड एनी पीजेंट हु ऑलवेज एस्पायर्स, वो जो भी सोचता है, वो जो भी विचार भी करता है, उसका एक ही चीज होती है कि मेरे अनाज को मैं बचा के रखूंगा। अब उस दौरान अफवाह क्या चल रही है कि राजा और उसके रॉयल फैमिली के लोग ने, जो नोबल्स हुआ करते थे, उन सब ने क्या किया है साहब, उन सब ने जमींदारों को भेजा है, लठियारों को भेजा है, बड़े बड़े आर्मी की टुकड़ियां भेज रही है टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। अब देखो ये सब सिचुएशन में जब शहरों में दंगे भड़क रहे हैं, जब शहरों में दंगे भड़क रहे हैं और उसी दौरान विलेजेस के अंदर रूमर्स फैलने की शुरुआत हो गई। क्या हो गई साहब, विलेजेस के अंदर क्या हो जाता है, रूमर्स फैलने की शुरुआत होती है, अफवाहें फैलने की शुरुआत होती है कि जो क्रॉप्स है, ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या हो जाता है साहब, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आर्मी भेजी जा रही है बाय द किंग एंड द रॉयल फैमिली। डू यू थिंक दैट द पीजेंट्स विल कीप मम? क्या आपको लगता है कि किसान चुप बैठेगा? जब किसी के घर जलने की बात होती है, कोई आपको कहता है कि आपको घर के अंदर कोई जलाने आ रहा है, तो क्या आप चुप बैठोगे? क्या उसकी थाली लेके आरती करोगे? किसानों ने कह दिया कि आने दो सबको, एक एक करके खुंदेल खुंदेल के मारेंगे। वो आए उसके पहले हम लोग रिएक्शन देंगे। और उसके कारण क्या हो गया कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के पीछे जो घटनाएं चली और इसके पीछे जो इनफैक्ट रूमर्स आए, उसके कारण पीजेंट ने अपना रिएक्शन देने की शुरुआत कर दी। समझ में आ रहा है आपको? सो द पीजेंट स्टार्टेड गिविंग देयर ओन रिएक्शन। पीजेंट्स ने क्या कर दिया साहब, अपना खुद का रिएक्शन देने की शुरुआत की। पीजेंट ने कहा कि अब हम लोग जमींदार को अटैक करेंगे। और क्या होता है कि गांवों के अंदर जितने भी आपके विलेज एरियाज हुआ करते थे, जितने भी आपके विलेज एरिया हुआ करते थे, यहाँ पे जो बड़े बड़े जमींदार थे, जमींदार तो नहीं कहेंगे हम लोग, लैंडलॉर्ड्स कहेंगे, ये लैंडलॉर्ड्स को टारगेट किया जाता है। इनके बड़े बड़े मैनोर हुआ करते थे। मैनोर क्या होते थे, जो इनफैक्ट इनके एस्टेट हुआ करते थे। इनके बड़े बड़े चेटो हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? चेटो हुआ करते थे, जो इनके बड़े बड़े एस्टेट हुआ करते थे। इसके ऊपर टारगेट किया जाता है और किसान भी विद्रोह कर देते हैं। और शुरुआत होती है दंगे शहर से, या उसके भी पहले नेशनल असेंबली से। नेशनल असेंबली के साथ साथ शहरों में दंगे भड़कने शुरू हुए। दंगे भड़कने के साथ साथ हमको क्या देखने को मिला, गांवों के अंदर अब किसान भी तैयार हो चुके हैं। मतलब आप समझने की कोशिश करो, शहर के अंदर जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास एक्टिव हो चुका है।
गांवों के अंदर जो पीजेंट क्लास है, ये पीजेंट क्लास भी एक्टिव हो चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेशनल असेंबली ऑलरेडी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने की शुरुआत कर चुकी है, जो कहती है कि वी आर द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्रेंच पीपल। फ्रांस के पब्लिक के एकमात्र प्रतिनिधित्व कोई करने वाले लोग हैं तो हम लोग हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये सब चीजें इकट्ठी होती है, ऑल दिस थिंग्स विल कम टुगेदर। गेटिंग माय पॉइंट? तो होता शुरू है नेशनल असेंबली के दौरान, बट पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। ये सब की सब घटना शुरू होती है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीजेंट्स के पार्टिसिपेशन होने के कारण जो कंट्री साइड के एरिया थे, दिख रहा है आपको ये सब पूरा मैप के अंदर दिख रहा होगा कि ऑल द कंट्री साइड एरिया, जहां पे ग्रामीण विस्तारों के अंदर, जहां पे जमींदार और जागीरदारों का दबदबा था, चर्च की जमीनों का दबदबा था, चर्च ने सब कुछ कंट्रोल करके रखा था, वहां पे भी रिवॉल्ट हो जाएगा। अब इतनी सारी जगह पे रिवॉल्ट हो रहा है। एक तो राजा के महल के अंदर रिवॉल्ट हो रहा है, नेशनल असेंबली इकट्ठी हो गई वर्साई के पैलेस के अंदर, वही पैलेस जहां पे राजा रहा करता था। दूसरा, पेरिस दंगों में जल रहा था, और पेरिस दंगों में तो जल रहा था, राजा की अथॉरिटी को टारगेट करते हुए बेस्टाइल के किले को तहस नहस कर दिया गया था। तीसरा, गांवों के अंदर विद्रोह हो रहा था। अब देखिए विद्रोह होगा कि नहीं होगा साहब। All these things come together. Getting my point? So what do we see? It was caught in a frenzy of fear. Peasants बहुत ही कमजोर थे, बहुत ही डरे हुए थे, सहमे हुए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमारे पास जो भी है वो सब इकट्ठा करेंगे और जमींदारों को मारेंगे। तो बड़े बड़े जमींदारों की प्रॉपर्टी थी, चटाओ कहते हैं, उसके ऊपर टारगेट किया जाता है। बड़े बड़े किसानों के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, जहां जमींदार उनसे टैक्सेस लिया करते थे, जो नोबल्स हुआ करते थे वहां पे फीफडम हुआ करता था, इनका शोषण किया करता था, इनके ऊपर भी अटैक किया गया। इनके डॉक्यूमेंट्स को जला दिया गया, इनकी अथॉरिटी को तहस नहस कर दिया गया। बहुत सारे नोबल्स आजू बाजू के कंट्री में भाग जाते हैं। उनको समझ में आ गया था कि बेटा अब पब्लिक रास्ते के ऊपर आ चुकी है, पब्लिक रास्ते के ऊपर आ चुके हैं तो हमारी पिपुड़ी नहीं बजेगी। क्योंकि वी द पीपल ऑफ फ्रांस जब इकट्ठे होते हैं, वी द पीपल ऑफ फ्रांस इकट्ठे होते हैं, तो उसके बाद फ्रांस की पूरा का पूरा इतिहास बदल गया। और फ्रांस का इतिहास यहाँ से बदलने की शुरुआत होगी जब 14 जुलाई के दिन घटना हुई। when the 14th July 1789 revolution will take place, फ्रांस अब यहाँ से सेकेंड फेज के ऊपर चला जाएगा। एंड वी सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रांस के अंदर अब धीरे 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 फंडामेंटल चेंजेस आने की शुरुआत हो गई। फ्रांस के राजा को पता चल गया कि हमने गलती कर दी थी, we did a mistake by stopping the third estate of having the joint session, and when we tried to stop the third estate from having the joint session, the third estate proved itself as the national assembly. We see the French king realized कि भाई मेरे साथ गलती हो जाएगी, और अगर मैंने अभी भी नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया नहीं तो जो हालत नोबल्स की हुई है, जो हालत जमींदारों की हुई है, जो हालत बड़े बड़े चर्च के अथॉरिटी होगी, वो सब मेरी हो सकती है। और इसके पहले हमारे साथ कुछ हो, मैं रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार हूँ। फ्रांस के राजा ने डिसाइड कर दिया कि मैं नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करता हूँ एज द अल्टीमेट एंड द सोल बॉडी इन फ्रांस। मैं नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करता हूँ एज द अल्टीमेट एंड सोल बॉडी इन फ्रांस। मैं ये भी कहता हूँ कि आज के बाद नेशनल असेंबली के बाद अधिकार है कि वो अपना संविधान लिखे। ये नेशनल असेंबली 1789 में अगस्त महीने से कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की शुरुआत करेगी। 1789 अगस्त से लेके अब टिल द ईयर 1791 आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस की शुरुआत होगी और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस की शुरुआत होगी। फ्रांस में 2 साल लगेंगे, जैसे हमको 3-3.5 साल लगे थे। और उस दौरान जब कॉन्स्टिट्यूशन मेक हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था फ्रांस के अंदर, उसी दौरान हमको देखने को मिलता है कि 1789 में नेशनल असेंबली ने एक ऑर्डर पास किया। डिक्री समझ में आता है, ऑर्डर कहते हैं उसको। व्हेन दे अबॉलिश द फ्यूडल ऑब्लिगेशन ऑफ द टैक्सेस, कह दिया कि आज के बाद सामंती प्रथा खत्म हो गई, अब किसी को कोई भी प्रकार के टैक्सेस नहीं देने हैं। अगर आपको याद होगा तो 2 प्रकार के टैक्सेस आपके दिए जाते थे बाय द क्लर्जी पीपल, जो कलेक्ट किए जाते थे बाय द क्लर्जी पीपल एंड बाय द लैंडलॉर्ड्स। क्लर्जी जो चर्च था वो टैक्स किया करता था, जिसका नाम है टीथे। याद आया कि नहीं है आपको? ठीक है। सो वी सी द टीथे और द टीथेस वाज द टैक्सेस
दैट वाज कलेक्टेड ऑन द लैंड, वो लैंड के ऊपर से टैक्सेस हुआ करता था। अगर आप देखोगे तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था कि टीथे किसे कहते थे, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। सो वी सी द टिथ दैट वाज कलेक्टेड बाय द चर्च, जो इनफैक्ट किसानों से लिए जाते थे और थर्ड एस्टेट वाले जो लोग हैं उससे पैसे लिए जाते थे, वो अबोलिश किए जाते हैं। उसी तौर के ऊपर एक और टैक्स हुआ करता था जिसका नाम था टाइल, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में था, जो छोटी मोटी कोई भी चीज आप कंजम्पशन करते हो, जैसे आज की तारीख में कोई चीजें खरीदते हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, वो सब चीजें इनफैक्ट अबॉलिश कर दी जाती है। सो वी सी की पहली बार हमको देखने को मिल रहा है कि फ्रांस के अंदर जब क्रांति हुई तो 1789 में ही फंडामेंटल चेंजेस आने की शुरुआत होती है। ये चेंजेस के रूप में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत होगी और गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें एक्वायर करने की शुरुआत की और फ्रांस धीरे 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 1789 से लेकर 1791 तक आते आते फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के रूप में आगे चलेगा और 1791 में फ्रांस अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कैसे बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में किस प्रकार के चेंजेस आएंगे, फ्रांस की शासन व्यवस्था अब आगे कैसे काम करेगी, उन सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। बट आई फील दैट हम लोग यहाँ पे ही आज के सेशन को स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आएंगे तो मैं आपको फ्रांस की जो क्रांति है उसका टाइमलाइन दिखाने की कोशिश करूंगा और 1791 तक आते आते कैसे फ्रांस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कन्वर्ट होती है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कन्वर्ट होती है, फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक की तरफ चला जाएगा, कैसे जैकोबिन करके एक फोर्स थे पावर के ऊपर आते हैं, उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे और धीरे 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 देखेंगे कि कैसे नेपोलियन पावर के ऊपर आया। तो आज हमने देखा है कि कैसे फ्रांस की क्रांति में घटनाएं हुई, कौन सी घटनाओं के पीछे फ्रांस की क्रांति रिस्पॉन्सिबल थी, विच इवेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो कुछ कारण थे, कुछ घटनाएं थी और हमने फ्रांस की क्रांति का जो पूरा प्रोसेस था, वो प्रोसेस को समझने की कोशिश की आज के सेशन के अंदर, ठीक है। तो आज हमारा जो सेशन है उसमें इवेंट सेंट्रिक हम लोग गए हैं। ये इवेंट में भी हमने कारणों को एनालिसिस करने की कोशिश की है। वी हैव ट्राइड टू एनालाइज द रीजंस बिहाइंड द इवेंट्स, ठीक है। ऐसा नहीं था कि खाली हवा में ही बात की है, बट हमने यही देखने की कोशिश की है कि राजा अब धीरे 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 अपनी जो अथॉरिटी है वो पब्लिक को देने के लिए तैयार होता है और इसके पीछे क्या क्या कारण थे वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। अब देखिए कि ये बहुत इंटरेस्टिंगली एक्टिविटी के रूप में एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी में कहा गया है कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड एस्टेट टेक द ओथ रेजिंग द आर्म्स इन द डायरेक्शन ऑफ बेली, द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, स्टैंडिंग ऑन द टेबल इन द सेंटर। डू यू थिंक दैट ड्यूरिंग द एक्चुअल इवेंट बेली वुड हैव स्टूड विथ हिज बैक टू द असेंबल्ड डेप्यूटीज? What could have been David's intention in placing Bailey? ठीक है, एक्चुअली ये जो पेंटिंग है ना, अगर आप देख रहे हो तो लुई डेविड जो है ये लुई डेविड जो है, इनफैक्ट यहाँ पे आपको बेली दिख रहा है आपका जो असेंबली के अंदर, और उसने ना पब्लिक उसके पीछे है, मतलब यूं खड़ा है, यूं इस तरह से ओथ ले रहा है। तो उसके पीछे एक पेंटिंग दिया है, ये पेंटिंग आपके पेंटिंग के अंदर ही इनफैक्ट ये एक उसने पूछा गया है कि क्यों इस प्रकार से जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये नेशनल असेंबली का जब मीटिंग हुआ और अभी सीएस यहाँ पे खड़ा है, फिर आपका ये जो बेली यहाँ पे खड़े हुए, ठीक है, जॉक लुइस डेविड, ठीक है, जो पेंटर है आपके, तो ये जो बेली करके जो इनके प्रेसिडेंट जो हुआ करते थे नेशनल असेंबली के, वो क्यों उल्टे खड़े हैं, व्हाई ही शोन लाइक दिस, व्हाई नॉट लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ द पीपल, ठीक है। तो वैसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, बट आपको यहां से इस प्रकार के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको जब वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि जब हम लोग फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं तो उसमें 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 3-4 प्रकार के क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन तो व्हाई द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस हमने पढ़ लिया है। दूसरा रोल ऑफ फिलोसफर्स, हम लोग कल के क्लास के अंदर उसको भी पढ़ा हुआ था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि व्हाट इज द रोल ऑफ फिलोसफर्स। उसके सिवा राइज ऑफ नेपोलियन कैसे हुआ, उसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। नेपोलियन एज ए रूलर के ऊपर भी देखेंगे। वुमेन का क्या रोल था और खास तरह से स्लेवरी सिस्टम कैसे अबॉलिश होती है, उसको भी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक 5-1 घंटा चलने वाला टॉपिक है। दिस इज द टॉपिक विच कंसिस्ट ऑफ अराउंड 5 आवर्स। 5 घंटा तो आराम से चल जाता है, मिनिमम चलता है, उससे भी ज्यादा इनफैक्ट टाइम लग जाता है एट टाइम्स एनसीईआरटी से ही पढ़ाते वक्त, ठीक है। इसके सिवा 1-2 क्वेश्चन यहाँ से एक और निकलते हैं। एक निकलता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द मिडिल क्लास एंड द पीजेंट्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया होता,
अगर मिडिल क्लास ने थर्ड एस्टेट के रूप में लोगों को मोटिवेट नहीं किया होता तो क्रांति नहीं होती। और आखिर के अंदर जो पीजेंट्स का रिएक्शन उभर के आया है, ये रिएक्शन के कारण आपके कंट्री साइड के ऊपर ये रिवॉल्यूशन पॉपुलर हो गया। कंट्री साइड का मतलब क्या है कि जो विलेजेस हुआ करते थे, ये विलेजेस के अंदर भी आपका ये रिवॉल्ट पॉपुलर हुआ। और इन सब परिस्थितियों के कारण फाइनली हमको देखने को मिला कि किंग जो है वो एक्सेप्ट करता है कि भाई अब मुझे रिफॉर्म करने पड़ेंगे। और रिफॉर्म के रूप में उसने जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में दर्जा दिया। और राजा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम अब अपने हिसाब से शासन व्यवस्था को चला सकते हो, मेरे हाथ में क्या पावर रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे नेशनल असेंबली थर्ड एस्टेट के रूप में कन्वर्ट हो गई और नेशनल असेंबली ने कैसे इनफैक्ट 1789 से लेके 1791 तक, 1789 से लेके 1791 तक ये 2 साल तक कैसे काम किया, कैसे फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। देखिए, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आपको पता ही होगा। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों के तीनों हमने कहां से लिया है? ऑल दिस 3 थिंग्स वी हैव टेकन फ्रॉम द फ्रांस ओनली। ये तीनों के तीनों चीजें हमने कहां से बोरो की है? वी हैव बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओनली। आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमने यहां से ही बोरो की है। ठीक है, तो जो आपकी फ्रांस की पब्लिक है जो इतनी मोटिवेटेड हो जाती है, और मोटिवेट होने के बाद इनफैक्ट उन्होंने जब रिफॉर्म्स करने की कोशिश की तो 1789 तक या 1789 से पहले फ्रांस एक एब्सोल्यूट सिस्टम के तहत रूल करने वाला एक वर्ग था। इट वाज अ गवर्नमेंट व्हिच वाज रूल्ड बाय द एब्सोल्यूट पीपल। वो फ्रांस के अंदर हमको देखने को मिलता है कि अब चीजें बदल गई है। 1791 तक आते आते फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है, राजाशाही रहती है, पर राजा के हाथ में अब सत्ता नहीं रहेगी। द किंग विल नॉट हैव द पावर, द किंग विल नॉट हैव द ऑथोरिटी लाइक द अर्लियर। लिमिटेड पावर के साथ राजा पावर के ऊपर रहेगा। 1791 के बाद फिर से 1792 तक आते आते हमको क्या देखने को मिलता है कि राजा को हटा दिया जाता है। इवन द किंग वॉज एग्जीक्यूटेड, और राजा को एग्जीक्यूट किया जाता है। एंड फाइनली वी फाइंड अ न्यू ग्रुप कमिंग टू पावर, जिसे हम लोग कहते हैं जैकोबिन्स। ये जैकोबिन्स ने आके फ्रांस के अंदर बहुत बड़ा टेरर फैला दिया, मतलब दंगा फैला दिया, लोगों को डरा दिया, इतना खौफ फैलाया था कि बात मत करिए। इन सब पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, बट आई फील दैट हम लोग आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, फ्रांस कैसे मोनार्की को हटा के अपने आप को रिपब्लिक बनाएगा, इन सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। बट उसके लिए एक और सेशन हमको लगेगा। हम लोग काफी धीरे धीरे जा रहे हैं, मुझे पता है, बट मेरा काम यही है कि मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दूं। मेरा काम यही है कि मैं आपको हर छोटी से छोटी चीज जो एनसीईआरटी के अंदर दी है उसको सुपरफिशियली ना कराते हुए यहाँ पे ही कॉम्प्रिहेंसिव करा दूं। साहब, एनसीईआरटी का कोर्स तो मैं यहाँ फ्री में ही करा देता हूँ अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के चैनल के ऊपर। अब यही चीज वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आप मेरे साथ जब मेंस में पढ़ोगे, आपका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के अंदर यही चीज को हम लोग और इन डेप्थ में जाएंगे, इसके ऊपर और एनालिसिस करेंगे। क्योंकि देखो, हिस्ट्री में एनालिसिस ही जरूरी है, बाकी इवेंट्स तो सब किताबों में दिए गए हैं। मेन कंसेप्ट इज द एनालिसिस ओनली, कि क्या हो रही है, क्यों हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। यही चीज हमको समझनी है जब हम लोग एग्जाम की भी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी स्टेट जनरल की मीटिंग हुई, नेशनल असेंबली आ जाती है, विद्रोह हो गया, सब कुछ हो गई। 1791 में कैसे राजाशाही फ्रांस के अंदर से अब धीरे धीरे चेंज होगी और कैसे आपका जो राजा है उसकी पावर कम हो जाती है और फ्रांस जो है वो फंडामेंटल राइट लोगों को देगा। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजन्स दिए जाएंगे, और कैसे फ्रांस के अंदर बहुत ही फंडामेंटल चेंजेस होती है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कैसे दी जाती है। और फ्रांस में क्रांति होने के बाद भी पहला जो फेज था, कौन सा फेज था, 1789 से अब 91 का जो फेज है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो फेज में क्यों क्या क्या गड़बड़ी हो गई थी। व्हाट वाज दी प्रॉब्लम बिटवीन द पीरियड ऑफ 1789 टू 91 एंड 91 टू 92। इवेंचुअली फ्रांस के अंदर राजाशाही हटती है और आपकी मोनार्की को हटा के फाइनली रिपब्लिक बन जाएगा। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन होगा पर रिपब्लिक नहीं बनेगा। याद रखिएगा, फ्रांस विल बी गोइंग थ्रू रिवॉल्यूशन बट द फ्रेंच पीपल विल नॉट हैव द आइडिया ऑफ रिपब्लिक इमीडिएटली। फ्रांस रिपब्लिक 1871 में फाइनली बनता है, बट किताब के अंदर 1792 में पहली बार रिपब्लिक बना है। ठीक है, फ्रांस है ना, फर्स्ट रिपब्लिक, सेकंड रिपब्लिक, थर्ड रिपब्लिक, इस तरह से अलग अलग फेजेस में रिपब्लिक बनेगा, है ना। तो वो जो रिपब्लिक कैसे बनता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।
आज का सेशन यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। और जब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आएंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे फर्दर चेंजेस हुए फ्रांस के अंदर, और फर्दर चेंजेस के बाद फाइनली कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे फ्रांस की क्रांति आज भी दुनिया को मोटिवेट करती है। हाउ दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन विल बी मोटिवेटिंग। ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस के अंदर था 2019 में। क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वाज लेड बाय द अमेरिकन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन आपके सिलेबस में है पर एनसीईआरटी में नहीं है, तो अभी नहीं करा पाऊंगा। अब प्लस के ऊपर आइएगा, उसके ऊपर काफी डिटेल में कराया हुआ है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कैसे दुनिया को समझाया उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करता रहूंगा मैं आपको, उसकी चिंता मत करिएगा आप लोग, ठीक है। तो इतना पॉइंट हम लोग यहाँ पे रखते हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, उनके लिए मैं वेलकम करूंगा कि आप एंशिएंट हिस्ट्री के कोर्स के अंदर आ सकते हो। आई एम स्टार्टिंग वेरी सून, मैं बहुत ही जल्द शुरू कर रहा हूँ ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। ये क्लासेस को आप अटेंड कर पाओगे बाय टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। PN Live is my referral code, you'll get 10% discount as well. Any type of query you can contact us on this number। ये आपके स्क्रॉल के ऊपर भी दिख रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर है ना। और मेरी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है प्रतीक यूपीएससी, इसको ज्वाइन करिएगा। यू विल गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ माय क्लासेस इंक्लूडिंग द यूट्यूब वन एंड द स्पेशल क्लासेस दैट आई टेक ऑन द अनअकैडमी, ऑल्सो माय न्यू कोर्सेस। और ये कोड को ना भूलिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और एडवांटेज भी है आपके लिए। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, ठीक है, नायक प्रतीक, इसको भी फॉलो कर दीजिएगा। यू विल गेट ऑल द अपडेट्स अबाउट द न्यू कोर्सेज एंड एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू लर्न अबाउट मी, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के सेशन के अंदर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग।